फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है नारीवाद पढ़ रहे हैं। तो नारीवाद में जो है हम लोग पार्ट 1 पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि समाजवादी नारीवाद का आलोचना तक, ठीक है। अब यहाँ से जो है आगे जो दिया गया उसको शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में जो है अश्वेत नारीवाद से शुरू करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि नारीवादी आंदोलन एवं विचारधारा को जो है अमेरिका की श्वेत महिलाओं के द्वारा जो है आरंभ किया गया। नारीवादी आंदोलन एवं विचारधारा को जो है अमेरिका की श्वेत महिलाओं के द्वारा जो है आरंभ किया गया। और एंजेला डेविस ने कहा कि अश्वेत महिला की समस्या को जो है किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि अश्वेत महिलाएं दो प्रकार के शोषण की शिकार है। पहला कि पितृसत्ता और दूसरा जो है प्रजाति भेदभाव। इसलिए अश्वेत नारीवादियों ने जो है नारीवादी विचारधारा की सुदृढ़ता को जो है स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अश्वेत नारीवादियों के अनुसार जो है वर्ग और व्यक्ति की जो है संकल्पना अमूर्त है, क्योंकि समाजवादी नारीवादी भी जो है रंग भेद के मुद्दे को जो है गंभीरता से नहीं लेते। उदारवादी नारीवादी में जो है एक संस्कृति या समूह को जो है श्रेष्ठ मान लिया गया है, तथा जो अश्वेत नारीवादी विभेद या अंतर के मुद्दे को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि अश्वेत नारीवादियों का जो है विरोध इस मूल मुद्दे पर है कि सभी महिलाएं जो है समान है। महिलाओं की समानता में यह अंतर्निहित है कि गोरी महिलाएं विश्वविद्यालय से जो है पढ़ी लिखी एवं मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से है। ब्रिटेन के संदर्भ में जो है महिलाओं का यह मानना है कि वे जो है बाहरी मानी जाती है, उनकी संस्कृति का कोई जो है महत्व नहीं है, उन्हें जो है प्रजातीय रूप में जो है असमान माना जाता है, ठीक है। अश्वेत नारीवादियों ने जो है अपनी इस वंचित स्थिति के प्रति जो है विरोध दर्ज किया तथा इकहरी पहचान की मान्यता को जो है खंडित किया। इसलिए माना गया कि वस्तुतः उनके लिए जो है पितृसत्तात्मक और प्रजातीय भेदभाव दोनों जो है महत्वपूर्ण है। गेल रूबिन के अनुसार जो है अश्वेत महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है। गेल रूबिन मानती है कि अश्वेत महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान इस समाज में जो है अनुपस्थित है। इसलिए अश्वेत महिलाएं लिंग, प्रजाति एवं वर्ग सभी भेदों का शिकार है। वर्ष 1970 के दशक में आमूल नारीवादियों ने इन मुद्दों को जो है गंभीरता से लिया, जिन्हें अश्वेत नारीवादियों ने उठाया था, ठीक है। अश्वेत नारीवाद के बाद जो है पारिस्थितिकी नारीवाद है। पारिस्थितिकी नारीवाद में जो है पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द का जो है पहला प्रयोग फ्रांसीसी महिलावादी विचारक जो है फ्रांकोइस डी यूबोन के द्वारा जो पहली बार किया गया। पारिस्थितिकी नारीवाद जैसे जो है सुसेन, ग्रिफिन, मैरी डेली, वंदना शिवा भारत में जैसे विचारकों ने जो है प्रकृति पर मानवीय प्रभुत्व को जो है समझने का प्रभाव किया। जैसे मानव का जो है प्रकृति पर नियंत्रण होता है, वैसे ही पुरुष ने जो है महिला पर नियंत्रण किया है। यह जो है मानना है पारिस्थितिकी नारीवाद का। इनके अनुसार जो है मानव ने जो है प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार जो है पुरुषों ने जो है महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नारीवाद की अधीनता जो है प्रकृति की अधीनता के समान है। नारीवाद की अधीनता जो है प्रकृति की अधीनता के समान है। नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं का स्वभाव जो है प्रकृति के ज़्यादा निकट है, और जिस प्रकार जो है पितृसत्ता के द्वारा जो है प्रकृति का शोषण किया गया, ठीक उसी प्रकार जो है पितृसत्ता के द्वारा ही पर्यावरण का विनाश हुआ। महिलाओं का मूल गुण देखभाल, प्रेम, सहानुभूति करना है, जो गुण मूलतः जो है प्रकृति में भी पाए जाते हैं, परंतु पितृसत्ता के द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण किया गया उससे जो है महिलाओं के गुणों की जो है उपेक्षा पारिस्थितिकी नारीवाद के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जो है सांस्कृतिक नारीवाद में जो है कि पारिस्थितिकी नारीवाद मानते हैं कि पितृसत्ता द्वारा जो है निर्मित की गई संस्कृति जीवन विज्ञान पर हावी हो जाती है। संस्कृति जो है जीवन विज्ञान पर हावी हो जाती है, क्योंकि जैविक रूप में जो है महिलाओं का स्वभाव प्रकृति जैसा है, जबकि सांस्कृतिक रूप में जो है पितृसत्ता का प्रभाव है। उसके बाद है आध्यात्मिक नारीवाद। आध्यात्मिक नारीवाद में जो है आपके सभी वस्तुओं में अपने जैसा दिखने लगे तो उसे जो है आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिक नारीवादी यह मानते हैं कि प्रकृति के सबसे ज़्यादा जो है नज़दीक महिलाएं हैं, जबकि परिवर्तनवादियों का मानना है कि प्रकृति के साथ संबंधों के अलावा महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी होना चाहिए। यह मानते हैं आपके परिवर्तनवादी, ठीक है, होना चाहिए।
उसके बाद है नारीवाद की आलोचना। नारीवाद की आलोचना पारिस्थितिकी नारीवादियों की जो है आलोचना है कि महिलाओं के स्वभाव को जो है प्रकृति के समान बताना महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। इसलिए क्योंकि प्रकृति के नाम पर जो है महिलाओं को जो है परंपरागत दायित्व सौंपे जाते हैं। नारीवाद की आलोचना है, ठीक है। उसके बाद है लेस्बियन नारीवाद। यह अमूल नारीवाद का जो है अत्यधिक आमूलवादी रूप है, जिसमें यह कहा गया है कि पुरुष जो है महिलाओं के शोषक हैं। पुरुष जो है महिलाओं के शोषक हैं, इसलिए जो महिलाओं को पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि भगनी को जो है शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। भगनी को जो है शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, ठीक है। आमूल नारीवादियों ने जो है समूचे महिलाओं के हितों को एक जैसा माना है, जबकि लेस्बियन नारीवादी अभी भी जो है हाशिए पर है। उसके बाद है उत्तर उपनिवेशवादी नारीवादी। उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद का विचार जो यूरोप से शुरू हुआ। गायत्री स्पिवाक ने कहा कि समूचा नारीवादी चिंतन एवं नारीवादी विचारधारा पश्चिम जो है केंद्रित है, जो उपनिवेशवादी समाजों के लिए बहुत जो है उपयोगी नहीं है, ठीक है। पश्चिमी चिंतक अभी भी जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए पश्चिम के नारीवादी विचार जो है एशियाई अफ्रीकी नारियों एवं महिलाओं को जो है नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और उनके पहनावे पर भी जो है आपत्ति व्यक्त करते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है समानता बनाम विभेद। यद्यपि नारीवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य जो है पितृसत्ता और लैंगिक शोषण को समाप्त करना है, इसलिए जो है आरंभिक रूप में जो नारीवादियों ने पुरुषों और महिलाओं के मत जो है समानता पर बल दिया। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट मिल, हैरियट टेलर ने महिलाओं के लिए जो है समान राजनीतिक एवं जो है वैधानिक अधिकारों की मांग की। अतः परंपरागत रूप में जो है नारीवादी आंदोलन जो है सार्वजनिक जीवन में समानता का आंदोलन था, लेकिन आमूल नारीवादियों ने जो है महिलाओं की समानता घरेलू और व्यक्तिगत जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जो है विभेद या अंतर को महत्वपूर्ण माना। इनके अनुसार जो है समानता का अभिप्राय जो है महिलाओं की पहचान पुरुष आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता का अभिप्राय जो है महिलाओं के गुणों को मान्यता प्रदान करना है। अतः समानता महिलावादी रूप में होनी चाहिए। इसलिए आमूल नारीवादियों ने जो है सिस्टरहुड पर बल दिया है, पर्सनलहुड पर नहीं, ठीक है। आमूल नारीवादी महिला की स्वतंत्रता से बढ़कर महिला की मुक्ति के समर्थक हैं। आमूल नारीवादी महिला की स्वतंत्रता से बढ़कर जो है महिला की मुक्ति के समर्थक हैं। ये केवल जेंडर समानता ही नहीं बल्कि लैंगिक मुक्ति के समर्थक हैं। आमूल नारीवादी महिलाओं की विशिष्ट पहचान को जो है गौरवान्वित करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नारीवाद एवं न्याय। न्याय का अभिप्राय जो है समाज में समानता और निष्पक्षता की स्थापना करना है, इसलिए नारीवादी न्याय का आशय जो है सार्वजनिक जीवन में पुरुष एवं महिलाओं के मध्य समानता की स्थापना करना है तथा लैंगिक आधार पर जो है सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह नारीवाद और न्याय मानता है, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में समानता स्थापित करने के पश्चात नारीवादियों ने घरेलू व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में भी समानता स्थापित करने का प्रयास किया, जिनके अनुसार उन्होंने जो है निम्नलिखित उपायों पर बल दिया। पितृसत्ता की समाप्ति, उसके बाद में निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य अंतर की समाप्ति और सेक्स एवं जेंडर के मध्य अंतर स्थापित करना, ठीक है। गिलिंगन के अनुसार जो है न्याय एवं अधिकार जैसी जो है सार्वभौमिक मान्यता केवल पुरुषों के लिए है, इसलिए नारीवादी विचारकों ने उन नारीवादी मूल्यों जैसे संबंध, सहानुभूति एवं निकटता जैसे गुणों को जो है प्राथमिक बनाने पर बल दिया, जबकि समाज में जो है पितृसत्ता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें जो है स्वायत्तता, तार्किकता एवं आक्रामकता जैसे मूल्य हैं आपके, ठीक है। उसके बाद देखभाल की नैतिकता। तो अधिकांश उग्रवादी नारीवादी विचारकों ने जो है पितृसत्ता से मुक्ति के लिए जो है महिलाओं को परंपरागत पारिवारिक दायित्वों से जो है मुक्त करने का आह्वान किया है। इनके अनुसार जो है महिलाओं की इसी घरेलू परंपरागत भूमिका के कारण जो है उनका शोषण हो रहा है, उग्र नारीवाद के अनुसार, ठीक है। परंतु सभी नारीवादी विचारकों ने महिलाओं की परंपरागत घरेलू भूमिका को जो है अस्वीकृत नहीं किया, जिसमें सबसे प्रमुख जो है कैरोल गिलिगन है आपके, ठीक है। कैरोल गिलिगन की जो है उनकी पुस्तक है इन ए डिफरेंट वॉइस है।
इनके अनुसार जो है पुरुष और महिलाओं का चिंतन अलग अलग होता है तथा ये जो है इस भिन्न चिंतन को ही दो प्रकार की नैतिकता माना, जिसे न्याय और देखभाल की नैतिकता कहा गया। पुरुष से न्याय को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि महिलाएं जो है न्याय के साथ देखभाल को महत्व प्रदान करती है। इसलिए जो है देखभाल की समर्थक महिलाओं ने जो है महिलाओं की भूमिका जो है पुनः परिभाषित करने का प्रयत्न किया। उदारवादी न्याय के सिद्धांतकार जॉन रॉल्स और डॉर्किंग ने जो है अमूर्त व्यक्तिगत अधिकारों पर बल प्रदान किया। इन्होंने न्याय के ऐसे सिद्धांतों का विकास किया जिन्हें जो है सार्वभौमिक रूप में लागू किया जा सके, जिसमें जो है निष्पक्षता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता कायम रहे। न्याय की इन परंपरागत मान्यताओं में व्यक्ति को जो है समुदाय से ज़्यादा महत्व दिया गया। देखभाल की नैतिकता के अंतर्गत जो है मानवीय समयबद्धता, परित्याग और दूसरे के प्रति दायित्व को जो है अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत जो है व्यक्तियों के मध्य संबंध तथा दूसरे व्यक्तियों का भावनात्मक समर्थन किया जाता है, विशेष तौर पर जिनके साथ हमारे निकट संबंध है। इसलिए देखभाल की नैतिकता का एक वैकल्पिक रूप है। ठीक है। समांतर न्याय को देखभाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि न्याय जो है तार्किकता पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। न्याय अमूर्त होता है, विशिष्ट नहीं। न्याय का प्रयोग सामान्य रूप में किया जाता है जो पूर्वाग्रहों से भी मुक्त है, जबकि देखभाल की नैतिकता में नैतिक तर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एवं इसे जो है न्याय से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अंतर्गत शांति, समझौते एवं अस्थायित्व पर बल जो है प्रदान किया जाता है। न्याय और देखभाल के अंतर को जो है निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है। कार्यरत या पेशेवर महिला जिस पर अपने कार्य के साथ साथ परिवार की भी देखभाल का दायित्व है। ठीक है। न्याय के अमूर्त नियमों के अनुसार उसे अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय में लगाना चाहिए, जबकि देखभाल की नैतिकता के अंतर्गत उसे अपने बच्चों की देखभाल को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। परिवार और बच्चों के मध्य का यह संबंध जो है अमूर्त और तार्किक आधार पर विश्लेषित करना संभव नहीं है आपका। ठीक है। उसके बाद है समकालीन समय में नारीवाद। नारीवादी आंदोलन वर्ष 1960 के अंतिम दशकों में चरम पर पहुंचा तथा 1970 के दशक के पश्चात यह आंदोलन जो है कमज़ोर हो गया, जिसे उत्तर नारीवादी युग भी कहा जाता है। इसमें जो है नारीवादी आंदोलन के समक्ष जो है अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएं उत्पन्न हुई इस आंदोलन में। पहला कि नारीवादी आंदोलन में अनेक विभाजन हो गए। उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद ने जो है अलग अलग मुद्दों को उठाया आपका। ठीक है। अमेरिका में अश्वेत नारीवाद की उत्पत्ति हुई और अश्वेत महिलाओं के अनुसार जो है इनके हित श्वेत महिलाओं से अलग है, क्योंकि अमेरिका में जो है अश्वेतों के विरुद्ध रंग भेद नीति का प्रयोग किया गया। अतः नारीवादी आंदोलन आंतरिक रूप में जो है विभाजित हो गया। ठीक है। वर्ष 1980 और वर्ष 1990 के दशक में अनेक देशों में कट्टरपंथी तालिबानीकरण की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जिन्होंने महिलाओं को पुनः घरों में लौटने को जो है विवश किया। ठीक है। उसके बाद है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी जो है परिवार के मूल्यों के नाम पर जो है महिलाओं को माँ और पत्नी की भूमिका को जो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने स्वयं अतिवादी नारीवादियों का विरोध किया। थैचर ने। ठीक है। उग्र नारीवाद या द्वितीय चरण के नारीवादियों ने जो है परंपरागत विचारकों की उन मान्यताओं का खंडन किया जिसमें जो है निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद जो है स्थापित किया जाता है। यह परंपरा और वास्तु के चिंतन से ही विद्यमान है आपका। ठीक है। समकालीन उदारवादी विचारकों ने भी इस मान्यता को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने जो है राज्य और सरकार की गतिविधि को जो है सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करने का समर्थन किया तथा इनके अनुसार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो है राज्य द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप आवश्यक है। समकालीन उदारवादी विचारकों के अनुसार समकालीन उदारवादी राज्यों का यह दावा है कि वे जो है पुरुष या महिलाओं के प्रति जो है तटस्थ है, क्योंकि उदारवादी राज्य के अंतर्गत सभी को समान अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। नारीवादियों के अनुसार जो है राज्य लैंगिक रूप में जो है तटस्थ नहीं है, बल्कि राज्य द्वारा जो है महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए आज भी पुलिस और प्रशासन में सम्मिलित होने के लिए जिन मानकों का निर्माण किया गया वो मूलतः जो है पुरुषों के लिए है। इसलिए कैरोल पेटमैन ने जो है कल्याणकारी राज्य को जो है
मूलतः पितृसत्तात्मक राज माना है। कैरोल पेटमैन ने कल्याणकारी राज को पितृसत्तात्मक राज माना है। पेटमैन के अनुसार, इनके अनुसार जो महिलाएं अभी भी जो है प्राकृतिक अवस्था में है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रताएं, समानता और अधिकार केवल पुरुषों के लिए है। इसलिए जो है नारीवादियों ने सार्वजनिक और निजी जीवन के कृत्रिम विभाजन को जो है स्वीकार कर दिया। वोकिन ने जो है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है को जो है निम्न रूप में जो है परिभाषित किया। वोकिन ने राजनीति को शक्ति के अध्ययन के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। इनके अनुसार जो है शक्ति का यह संघर्ष परिवार से ही आरंभ हो जाता है। परिवार में किए गए कार्यों का विभाजन इसका जो है प्रमाण है तथा घरेलू हिंसा भी इसका उदाहरण है। नारीवादियों के अनुसार जो है विवाह से लेकर पारिवारिक जीवन तक उनके साथ लगातार भेदभाव होता है। वोकिन मानते हैं, ठीक है। वोकिन के अनुसार राज्य के विभिन्न कार्यों द्वारा जो है व्यक्ति के जीवन प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा जो विवाह को परिभाषित किया जाता है। राज्य के द्वारा ही विवाह की उम्र एवं शर्तों का भी निर्धारण होता है। वैवाहिक जोड़ों को मिलने वाले लाभों का निर्धारण भी राज्य के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए परिवार में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। वोकिन के अनुसार पारिवारिक जीवन द्वारा जो है सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की परिस्थितियों का निर्माण होता है। परिवार जो है सामाजिक संरचना की मुख्य इकाई है, जिसमें जो है सामाजिक मूल्य एवं मानकों का निर्धारण होता है, जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि जीवन को निर्धारित करने वाले विभिन्न विकल्पों को भी प्रभावित करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में सामाजिक संरचना लैंगिक दृष्टि से जो है विभाजित है, क्योंकि परिवार में ही पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो अलग अलग पहनावे एवं जो है भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है तथा लिंग विशेष के प्रति जो अभिवृत्ति का निर्माण भी होता है। परिवार में श्रम का लैंगिक विभाजन भी हो जाता है। महिलाओं का पालन पोषण इस प्रकार होता है कि वे जो है बच्चों की देखभाल करना ही अपना स्वाभाविक कर्तव्य मान लेती है, ठीक है। लैंगिक दृष्टि से श्रम विभाजन का यह तार्किक परिणाम हुआ है कि महिलाओं का जीवन जो घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित हो गया है और सार्वजनिक जीवन में जो है इनके प्रवेश का मार्ग बंद हो गया। ये भौतिक और मानसिक दोनों संसाधनों से वंचित हो गई है। परिणाम स्वरूप सरकार, न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाओं में भी इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक के नीति निर्माण में इनकी भूमिका गौण या द्वितीयक हो गई है।